हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने दहन के बारे में बात की थी कि दहन क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलता है, प्रक्रिया करके ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान या उत्सर्जित करता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी दहन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि दहन के दौरान ज्वाला या चमक प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है। और दहन के लिए हवा आवश्यक है। क्लियर। अब क्यों आवश्यक है ऑक्सीजन, इसको हमने इस एक्सपेरिमेंट से समझ लिया था। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं वुडन ब्लॉक्स है, यहाँ से तो एयर ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये वुडन ब्लॉक्स हटा दिए जाएंगे तो ये क्या होता है, कंपन करके जो ज्वाला है वो धीरे धीरे बुझने लगती है और बुझ जाती है। अगर हम इसको ऊपर से भी क्या कर लेते हैं, ढका देते हैं, पूरा प्रेस कर लेते हैं, तो क्या होगा, कैंडल जो है जलना बंद कर देगी। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, ऐसा हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन इसके अंदर ना जाने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि कैंडल को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ठीक। फिर हमने दहन के उदाहरण देख लिए थे। फिर दहनशील और गैर दहनशील पदार्थों के बारे में बात कर ली थी। जैसे आपसे कहा जाए कि लकड़ी क्या है, तो आप कहेंगे दहनशील है, आग जलती है उस पे। अगर पत्थर क्या है, तो पत्थर क्या है, गैर दहनशील है, उस पे आग नहीं जलती, उसका दहन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, दहन के उत्पाद हमने देख लिए थे। ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो दहन जब होता है किसी भी ईंधन का या फ्यूल का, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वाटर, साथ में प्रोड्यूस होती है हीट, लाइट। ठीक है। फिर हमने दहन के प्रकार भी देख लिए थे, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ठीक है, इस तरीके से विस्फोट होता है डायनामाइट या पटाखों का। ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिए थे तीनों प्रकार के दहन में क्या होता है। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो पहला है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा है एक्सप्लोजन। ठीक है। तो रैपिड कंबशन में क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्टेनियस में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एक्सप्लोजन में हीट, लाइट और साथ में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। रैपिड कंबशन के लिए हमें कोई एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है। ठीक है। जबकि स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए हमें एक्सटर्नल हीट नहीं चाहिए, और एक्सप्लोजन के लिए हमें एक्सटर्नल हीट एंड प्रेशर, यानी कि बाहरी ऊष्मा और दबाव, दोनों की आवश्यकता होती है। तो यह है तीन प्रकार के कंबशन। ठीक है। तो चलिए एक बार आप इसे देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए ये तो हो गया क्लियर। फिर हमने दो और दहन के बारे में बात की थी, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। दोनों में डिफरेंस क्या है, पूर्ण दहन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही हो, तो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अपूर्ण दहन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना मिल रही हो दहन के लिए, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर देखा जाए तो दोनों गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस गैस है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है। तो
इन शर्तों में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ईंधन, सबसे पहले तो ईंधन यानी कि दहनशील पदार्थ चाहिए दहन के लिए। दूसरा वायु यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा ऊष्मा या प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। जैसे किसी का प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है लकड़ी, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, सिलेंडर्स में अपने घरों में यूज करते हैं एलपीजी। लकड़ी हम जानते हैं। तो ज्यादा आसानी से आग कौन पकड़ता है, एलपीजी। तुरंत आग कौन पकड़ेगा, एलपीजी। यानी कि एलपीजी में क्या हो रहा है, रैपिड कंबशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जल्दी आग पकड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन तापमान है वो क्या है, कम है, और लकड़ी का इग्निशन तापमान क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये तुरंत आग नहीं पकड़ती, थोड़ा देर में आग पकड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है तीनों आवश्यक शर्तें, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान, फ्यूल यानी कि ईंधन, और एयर की सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फिर बात की थी कि आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो पानी का उपयोग करते हैं हम, लेकिन पानी से हर प्रकार की आग नहीं बुझाई जाती। तो विद्युत उपकरणों में या तेल से रिलेटेड कोई आग लगती है तो उसमें जो है पानी का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। पानी का उपयोग केवल कागज, कपड़ा, लकड़ी, इनसे अगर कोई आग लगती है, फैलती है, तो उसमें पानी का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में और पानी से रिलेटेड कोई आग लगती है ना, या ऑयल से रिलेटेड कोई आग लगती है, तो उस पर किसका उपयोग किया जाएगा, तो वहां पर बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अग्निशामक। इससे जो है आसानी से आग बुझ जाती है। फिर हमने ज्योति के बारे यानी कि ज्वाला के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था कुछ पदार्थ ज्वाला बनाते हैं, कुछ ज्वाला नहीं बनाते हैं। तो ज्वाला की संरचना हमने देखी, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर जोन, एक मिडिल जोन और एक इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन में होता है कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण दहन। जबकि मिडिल जोन में होता है पार्शियल कंबशन यानी कि आंशिक दहन, और इनर मोस्ट जोन में होते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर यानी कि बिना जले मोम के वाष्प होते हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट जोन है वो होती है ब्लू कलर की, मिडिल जोन येलो कलर की, और इनर मोस्ट जोन होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। जो आउटर मोस्ट जोन है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट, जो इनर मिडिल जोन है वो होता है मॉडरेटली हॉट, और जो इनर मोस्ट जोन है वो होता है सबसे कम हॉट यानी कि लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म भाग। ये है वैक्स कैंडल। क्लियर है? एक बार आप इसे देख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलो ये भी हो गया था। फिर हमने ये तीनों जोन्स के बारे में भी बात कर ली थी। फिर लॉ की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे। तो संरचना यही है ना, जो हमने ये देखे सारे पार्ट्स, तो इनको ही हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। जैसे आंतरिक भाग को पढ़ा था, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। मध्य भाग पढ़ा था, इसके भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। और बाहरी भाग के बारे में पढ़ा था, और इसके भी बहुत पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था। फिर हम ईंधन के बारे में बात कर रहे थे कि ईंधन क्या है। अब ईंधन यानी कि दहनशील पदार्थ क्या एक ही चीज है? हाँ, लगभग एक ही चीज है, ठीक है। ईंधन का उपयोग हम अपने घरेलू उपयोगों के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ईंधन जब हम जलाते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे हम और अपने यूजेस के लिए, जिसको हम अपने उपयोग के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हमने बात की थी कि आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स है। तो सीएनजी को हमने बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किया था कि जैसे सीएनजी है, तो सीएनजी को पाइपों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है, यानी कि क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अवेलेबल भी है, इजीली मिल भी जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये कोई पॉल्यूशन नहीं पैदा करता, ठीक, कोई पॉल्यूशन पैदा नहीं करता। अपने जलने के बाद जो है कोई भी रेजिड्यू यानी कि कोई भी अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता। तो हमने बात की थी कि सीएनजी भी क्या है, एक अच्छा फ्यूल है।
फिर हमने अलग अलग फ्यूल्स देखे थे, कुछ सॉलिड कुछ गैसेस। फिर ईंधन के प्रकार यानी कि ठोस, तरल और गैसीय ईंधन के बारे में बात की थी। ये क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये भी देख लिए थे। फिर ईंधन दक्षता के बारे में बात की थी, और कौन सा ईंधन अच्छा है ये डिपेंड करता है उसके कैलोरीफिक वैल्यू पर। तो हमने देख लिया था जैसे एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारे क्या हैं, अच्छे फ्यूल हैं क्योंकि इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अच्छी है। यानी कि 1 kg जब ये बर्न होंगे तो इतना क्या करेंगे, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो जो फ्यूल, जब 1 किलो फ्यूल को हम जलाते हैं, जो जितना ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करेगा वो उतना अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात हो गई थी। एक बार आप इस टेबल को देख लीजिए बच्चों। चलिए यहाँ तक भी हो गया था। फिर हम बात कर रहे थे ईंधन को जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधनों को जलाने से क्या होता है, ये क्या करते हैं, हवा में मुहिम कण छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन के मुहिम कण छोड़ते हैं जिसे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम कहा जाता है। और इन कणों को जब हम इनहेल करते हैं, ये सांस लेते हैं, तो ये कण भी हम इनहेल कर लेते हैं कई बार गलती से, है ना, जानबूझ के तो करेंगे नहीं। तो इन कणों से क्या होता है, अस्थमा जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। अब ईंधन को जलाने से क्या होगा, उनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करती है। ठीक है, ये हमारे ब्लड में मिलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसे ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ बना देती है। जिससे यदि उस रूम में यदि कोई कमरा है, वहां पर कोई व्यक्ति सो रहा है, वहां पर कोई भी हमारे ये ईंधन जल रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर सो रहे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है एक बहुत ही पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, हम जिसको कह सकते हैं हाईली पॉइजनस गैस है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि दहन के दौरान क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की संख्या कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की जो गति है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। फिर हमने बात की थी कोयला और डीजल, ये कैसी गैसेस छोड़ते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड ये छोड़ते हैं, और वो ऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बनाते हैं एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा हमारे लिए कितनी ज्यादा घातक है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। क्लियर है इतना, चलिए फिर हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, और एसिड रेन को। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हमने पढ़ लिया था कि क्यों होता है, कैसे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बात करते हैं एसिड रेन की। तो एसिड रेन ये तो हमने समझ लिया कि जब सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के ऑक्साइड जब क्या होते हैं, जब हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, लकड़ी है, कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो उससे नाइट्रोजन के, कार्बन के, सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो वो जाएंगे कहाँ, वो ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएंगे, है ना, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जब वो ऑक्साइड जाते हैं और जो क्लाउड्स हैं, तो जब क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन करते हैं, तो वो ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलते हैं। और रेन वाटर के साथ, जब वाटर के साथ वो ऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे वो फॉर्म करते हैं, क्या रिएक्शन होती है वहां पर। फिलहाल हमें इतना जानना है कि ये जब ऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं, और वही एसिड एसिड रेन के रूप में गिरती है। ठीक है, नीचे धरती पर गिरती है और अलग अलग जगहों पर गिरती है। जैसे ऊंचे पेड़ों पर गिरती है, जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर उगता है जो पेड़, लाल स्प्रूस, उस पर गिरती है तो उसे क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा इमारतों पर गिरेगी, अपूरणीय इमारतें, मूर्तियां जो किसी देश की सांस्कृतिक विरासत है, उन पर जब गिरेंगी तो उन्हें भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है, ये डायरेक्टली मिट्टी पर, खेत खलिहानों पे गिरेंगी तो वहां फसल को क्या करेंगी, खराब करेंगी। मिट्टी को क्या कर देंगी, ज्यादा एसिडिक बना देंगी। पानी पर गिरेंगे तो पानी को ज्यादा एसिडिक बना देंगी। पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सर्वाइवल के लिए भी क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसिड रेन जो है कितनी ज्यादा हानिकारक है। और
कितने सारे इसके हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करना चाहिए एसिड रेन को रोकने के लिए, क्या कर सकते हैं? देखो, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। ठीक है, पेड़ लगा सकते हैं, एटमॉस्फेयर को साफ रखने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा कि जो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन के ऑक्साइड जिन फ्यूल से बन रहे हैं, उन फ्यूल को कम से कम उपयोग करना है, यानी कि जो फ्यूल हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उनका कम से कम उपयोग करना, तभी उपयोग करना जब हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर? या ट्रैफिक, जब ट्रैफिक हो, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, ठीक है, या रेड हो, जब हमें रुकना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए वहां पर। क्लियर? अपने जो व्हीकल्स हैं उनका रेगुलर मेंटेनेंस देखना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, नियमित रख रखाव करना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत हेल्प करता है एटमॉस्फेयर में, इन गैसेस को, यानी कि ये भी बहुत हेल्प करता है एटमॉस्फेयर को साफ रखने में, इन गैसेस से बचाने में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप अब लकड़ी क्यों नहीं जलाते हो, या लकड़ी की जगह क्या जलाते हो और क्यों जलाते हो, तो देखिए, सबसे पहली बात, अब हम एलपीजी का उपयोग करते हैं अपने घरों में ज्यादातर। ठीक है, तो लकड़ी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो देखो, अगर लकड़ी का उपयोग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि पेड़ों के काटने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें होंगी। तो हमें क्या करना है, पेड़ों को बचाना है, तो पेड़ों को नहीं काटेंगे। पेड़ नहीं काटेंगे तो लकड़ियां नहीं होंगी, और लकड़ियां नहीं जलाएंगे। चलो मान लो फिर भी अगर कोई पेड़ टूटे हुए हैं या सूखी लकड़ियां हैं, तो भी हम लकड़ियों को क्यों नहीं जलाते, क्योंकि लकड़ियों के जलाने से हमें क्या मिलती है, हार्मफुल गैसेस मिलती हैं। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैसेस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो इन्वायरमेंट में जाती हैं, एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और एसिड रेन कॉज करती हैं। ठीक है, तो लकड़ी को जलाने के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लकड़ी को, जो बताते हैं कि लकड़ी को हमें नहीं जलाना चाहिए, इसीलिए हम लकड़ी अब नहीं जलाते। तो थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लकड़ी एक सस्ता ईंधन है और आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसे जलाने के बहुत अधिक धुआं निकलता है। दूसरा, जैसे हमने बात की कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो क्या करती है, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, हार्मफुल गैसेस। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इन गैसेस से श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। इसके अलावा लकड़ी ईंधन के रूप के लिए, पेड़ों को काटने से भी वनों की कटाई होती है, इसीलिए लोग अब ईंधन के रूप में कोयले या एलपीजी का उपयोग करना पसंद करते हैं, और ज्यादातर एलपीजी, क्योंकि एलपीजी को जलाने से बहुत ज्यादा कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है ना, लकड़ी को जलाने के बाद राख, कोयला, ये सब भी ये अपने पीछे रेजिड्यू छोड़ता है, क्योंकि एलपीजी को जलाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमें लकड़ी की जगह एलपीजी का उपयोग करना चाहिए, और किया भी जा रहा है, लकड़ी का कम से कम उपयोग। चलिए चलिए आगे, हमें ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए सीएनजी का उपयोग? देखो, क्योंकि सीएनजी क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना। हम सीएनजी का उपयोग क्यों करेंगे ऑटोमोबाइल में? एक तो ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना, फिर ये बहुत ज्यादा कोई हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस कर रही, यानी कि ये क्या कर रही है, नो पॉल्यूशन। तो ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी हमारे ऑटोमोबाइल ईंधन है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सभी क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जाकर के एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कि एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषणकारी है, यानी कि पॉल्यूशन भी बहुत कम करता है, इसीलिए अब हमें सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ईंधन का संरक्षण कैसे करें। तो चलिए, तो कैसे हम बचा सकते हैं ईंधन को, उसके बारे में बात करते हैं। गैस चालू करने से पहले खाना बनाते समय आवश्यक सभी सामग्री एक स्थान पर एकत्र कर लें, है ना, वरना हम क्या करते हैं, गैस ऑन करके सामग्री ढूंढने लगते हैं, फिर उसमें डालेंगे, तब जाकर के खाना पकेगा, तो उसमें ज्यादा गैस क्या होगी,
खर्च होगी, है ना, ज्यादा ईंधन क्या होगा उसमें यूज होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले सामग्री एकत्र करके रख देनी है, ठीक है, उसके बाद हम आराम से अपना जो भी बनाना है हम बना सकते हैं। अगला, टायरों के दबाव की नियमित जांच करें, यानी कि टायर का जो प्रेशर है वो हमें रेगुलर चेक करना चाहिए। क्लियर है। अगला, छोटी दूरी के लिए कार या मोटर बाइक का उपयोग करने के बजाय पैदल चलना शुरू करें। और अगर हमें आसपास में कहीं जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा ईंधन भी बचेगा। ठीक है, तो दो फायदे हैं, हेल्थ भी अच्छी है और ईंधन भी बच रहा है। अगला, यात्रा के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यानी कि अगर हमें कहीं यात्रा पर जाना है, कहीं लंबे सफर पर जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल व्हीकल्स को का यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ईंधन को बचा सकते हैं। और भी मेथड्स हैं, और भी मेथड आप यूज कर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, अपने मर्जी से आप कुछ और मेथड भी लिख सकते हो। जैसे कि जब सिग्नल है, तो अगर कहीं पर हमें वेट करना है, तो हम अपने इंजन को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक है, उसमें फालतू जो हमारा ईंधन है वो वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव, कुछ और पॉइंट। इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वाहनों के लिए डीजल और पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएनजी बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्सर्जन करती है, जिससे यह एक स्वच्छ ईंधन विकल्प बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो, लकड़ी की जगह खाना पकाने के लिए या और जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, एलपीजी का। और जो हमारे और ऑटोमोबाइल ईंधन है, यानी कि पेट्रोल है, वाहनों के लिए हम पेट्रोल डीजल का उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम अब क्या कर सकते हैं, सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि लकड़ी, अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की, लकड़ी की या पेट्रोल डीजल की, तो इनके मुकाबले एलपीजी और सीएनजी बेटर फ्यूल है। और सीएनजी तो बहुत ज्यादा क्या है, हमारा एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि स्वच्छ ईंधन। तो ये क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट को बचा के रखता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल और डीजल तो हानिकारक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एसिड रेन जैसी समस्याएं इनसे हो रही हैं। और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक हमें ये भी तो पता है कि ये जो ईंधन है ये क्या है, ये प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज ये हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में भी कैसे रिसोर्स हैं, ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यानी कि अगर हम इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो इनसे पॉल्यूशन भी हो रहा है, दूसरा ये जो फ्यूल्स हैं ये क्या है, अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त भी हो जाएंगे। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, एक तो इन्हें बचा सकते हैं सीएनजी का उपयोग करके और कम उपयोग करके। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।